सतपुड़ा पर्वतमाला पर स्थित एक स्थान जो सकरी घाटी से उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ता है, उसे आज सेंधवा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो शहर के नाम को लेकर कई धारणाएं हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग के अनुसार इस शहर में घोड़ों की मंडी हुआ करती थी। चूंकि घोड़ों को सेंधव भी कहा जाता है, यह वजह रही कि इस शहर का नाम सेंधवा पड़ा। सेंधवा की सबसे खास पहचान है इस शहर में बना प्राचीन दुर्ग। लगभग 12वीं शताब्दी में सेंधवा सहित भंवरगढ़, असीरगढ़, बीजागढ़ और रामगढ़ जैसे दुर्ग और चौकियों का निर्माण परमार शासकों द्वारा करवाया गया। इन निर्माणों का मुख्य उद्देश्य था दक्षिण से होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखना। लेकिन उत्तर से बढ़ रही दिल्ली सल्तनत की ताकत के सामने परमार टिक नहीं पाए। जिसके बाद दिल्ली के सुल्तानों ने इन क्षेत्रों में अपने गवर्नर नियुक्त किए। समय बीता और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत भी कमजोर होने लगी। तब इन्हीं नियुक्त किए गए गवर्नरों ने अपनी रियासतें लागू कर दी। इन्होंने कई वर्षों तक अपने क्षेत्रों पर शासन किया। फिर आया मुगलों का दौर। मुगलों ने इन सुल्तानों को परास्त किया और काफी लंबे समय तक अपनी हुकूमत चलाई। सन 1707 में आखिरी मुगल बादशाह की मौत के बाद मराठा शासकों ने अपना वर्चस्व बढ़ाते हुए मध्य भारत के कई क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाया और इन क्षेत्रों की कमान अपने सेनापतियों को सौंपी, जिनमें सिंधिया, गायकवाड़, पवार और होलकर शामिल थे। जहां तक बात की जाए सेंधवा के दुर्ग की, तो पूरे भारतवर्ष में बने मैदानी किलों में सेंधवा का यह दुर्ग अपनी अलग पहचान रखता है। परमार काल में बने इस दुर्ग के निर्माण में लाए गए एक एक पत्थर की उम्र कम से कम 1000 वर्ष है और इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी यह दुर्ग उसी भव्यता और दृढ़ता के साथ खड़ा है। अहिल्याबाई होलकर के समय किले के जीर्णोद्धार के साथ ही किला परिसर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। सन 1817 होलकर और अंग्रेजों के बीच महिदपुर का युद्ध हुआ, जिसमें होलकरों की पराजय हुई और 1818 में मजबूर होकर होलकरों को अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि करनी पड़ी। इस संधि में अंग्रेजों ने एक धारा को जोड़कर सेंधवा के किले के सहित आसपास के 100 मीटर का दायरा अपने अधीन किया। यही संधि थी जिसके बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और इस विशाल दुर्ग को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। 1857 में जब पूरे निमाड़ में आदिवासियों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बगावत शुरू की और तीर कामटे और पालिये लेकर उन्होंने जब अंग्रेजों का विरोध शुरू किया, तो उस समय सेंधवा के दुर्ग में जो सैनिक थे उनकी जान को भी खतरा पैदा हुआ, क्योंकि वो अंग्रेज सैनिक थे। उस समय सेंधवा का प्रशासनिक नियंत्रण खानदेश से होता था। धूलिया उसका मुख्यालय था और कलेक्टर, अंग्रेज कलेक्टर धूलिया में रहता था। धूलिया के कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया सेंधवा के व्यापारियों के लिए कि वे अपनी जितनी भी धनराशि उनके पास है, जितना रुपया उनके पास है, वो सब ब्रिटिश ट्रेजरी में जमा कर दें जो सेंधवा दुर्ग के अंदर है। और ये कहा गया कि वो दुर्ग के अंदर रहने से आपका धन सुरक्षित रहेगा, अन्यथा आपको लूटा जा सकता है या ये क्रांतिकारी व्यापारियों को भी लूटेंगे। वास्तविकता इससे अलग थी। वस्तुतः सेंधवा के व्यापारी जो थे वो इन क्रांतिकारियों को आर्थिक रूप से सहयोग दे रहे थे और खाद्यान्न भी उपलब्ध करा रहे। अंग्रेज
कलेक्टर ये चाहता था कि आर्थिक रूप से व्यापारियों को कमजोर करने का ये तरीका है कि इनका पैसा ब्रिटिश ट्रेजरी में जमा करवा दिया जाए। उसी समय अंग्रेजों द्वारा सेंधवा के दुर्ग से वही खजाना गोपनीय तरीके से हटाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा वही खजाना बैलगाड़ियों के लंबे काफिले के साथ धूलिया ले जाया जा रहा था। तब ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे, संभवतः उनमें से किसी ने क्रांतिकारियों को यह सूचना दी और बिजासन घाट में यह खजाना क्रांतिकारियों ने लूट लिया और सतपुड़ा के पहाड़ों में जाकर छुप गए। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व भीमा नायक और खाजिया नायक द्वारा किया गया। जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब शहर के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां एक और अंग्रेजी हुकूमत शहर की एकता को तोड़ने का षड्यंत्र रच रही थी, वहीं दूसरी ओर शहर की महिलाओं ने किला गेट के सामने अंग्रेजी जज की टोपी के साथ विदेशी वस्त्रों को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शित किया और शहर के कुछ युवाओं ने मिलकर किले के शिखर पर तिरंगा लहराकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। शहर में एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे जिनको देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आदेशित कर इस क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने के लिए भेजा, जिनका नाम रामरतन जी शर्मा था। महात्मा गांधी और संत विनोबा भावे सहित अन्य बड़े नेता श्री शर्मा से पत्र व्यवहार कर क्षेत्र के बारे में जानकारी लिया करते थे। आजादी के बाद वैसे तो कई राजनेताओं ने इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दिया, लेकिन अगर प्रमुख रूप से नाम लिया जाए तो रामचंद्र विट्ठल बड़े जी का नाम सबसे पहले आता है। पेशे से वकील श्री बड़े साहब ने वनवासी समाज को दिए जा रहे नवाड़ के पट्टों के लिए तात्कालीन समय में कई तरह से लड़ाइयां लड़ी और क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लिए एक मसीहा के रूप में अपनी पहचान बनाई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. किसी भी राष्ट्र का निर्माण शिक्षा के माध्यम से होता है, क्योंकि शिक्षा ही एक अच्छे व्यक्तित्व की रचना कर सकती है। कुछ इसी तरह सेंधवा में भी शिक्षा का विकास अलग अलग पायदानों से होकर गुजरा। 100 साल पहले किले के भीतर पहली से तीसरी तक की कक्षाएं संचालित होती थी। समय बदला और होलकर स्टेट में कन्याशाला के पास एक कमरा बना जिसमें चौथी कक्षा लगाई जाती थी। नगर की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और उसके परिणाम स्वरूप एक निजी भवन में निवाली रोड पर प्राथमिक शाला स्थापित की गई। गोईवाला गिरधारी लाल जी द्वारा छात्राओं की शिक्षा के लिए दगड़ीबाई विद्यालय भी प्रारंभ इसी समय किया गया, जहां 5वीं तक की कक्षाएं थी। जब संख्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगी तो इस नगर के समाज सेवियों ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था शिक्षा प्रसारक समिति, और इस समिति ने पहले 6ठी, 7वीं, 8वीं की कक्षाएं निजी भवनों में लगाना प्रारंभ किया और उन्होंने महाविद्यालय की स्थापना की जिसका नाम है नेहरू स्मृति महाविद्यालय, जो 1973 में शासकीय महाविद्यालय में परिवर्तित हो गया। पर समाज सेवा की जिनको ललक लग जाती है वे अपने घर पर कैसे बैठ सकते हैं। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने बाल विनय मंदिर की स्थापना की और छोटे छोटे बच्चों से अपनी कक्षाएं निरंतर एक एक करके आगे बढ़ाते रहे। परिवर्तित परिस्थितियों ने शहर में शिक्षा को नए सिरे से ढालने का कार्य शुरू किया। इसी के तहत कई सामाजिक और निजी संस्थाओं द्वारा अंग्रेजी व हिंदी माध्यमों के स्कूल और कई नई तरह के कोर्सेज के साथ कॉलेजेस की भी शुरुआत की गई। सफलतम संचालन की वजह से आज सेंधवा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान कायम की है।
आज़ादी के बाद लोगों का जीवन पटरी पर आना इतना भी आसान नहीं था। लोगों ने अलग अलग तरह के व्यापार शुरू किए। इन्हीं में से एक कपास व्यवसाय रहा। इसी व्यवसाय से शहर की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी। शहर के व्यापारियों ने कपास के व्यवसाय में किस्मत आजमाई, जिसमें सफलता भी पाई। बेहतर तरीके से संचालित इस कपास व्यवसाय से किसान सहित सभी को इसका फायदा मिलने लगा। सन 1974 महाराष्ट्र की सरकार ने कपास की खरीदी में एकाधिकार की नीति अपनाना शुरू की, जिससे किसानों को भुगतान में देरी होने लगी। चूँकि किसान कपास की फसल को नकदी फसल की वजह से अधिक महत्व देते हैं, यही वजह रही कि महाराष्ट्र के किसान अपनी फसल सेंधवा आकर बेचने लगे। ये सही है कि सेंधवा का पुराना इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। विशेषकर कपास के विषय में मैं बात करूं तो किसी समय सेंधवा मंडी एशिया में सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी। यहाँ 8 से 9 लाख गांठ का कपास होता था और कम से कम जिनिंग प्रेसिंग और ऑयल मिल मिला के कम से कम 150 यूनिट थे। और उस कारण से सेंधवा पूरे सेंधवा शहर में सभी व्यवसाय को बहुत ही उससे राजस्व प्राप्त होती, गवर्नमेंट को बहुत राजस्व मिलता था। धीरे धीरे उसके बाद 2002 में गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ, कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण यह व्यवसाय धीरे धीरे कम होता गया और अभी आकर यह व्यवसाय बहुत ही वर्णासन स्थिति में है। गवर्नमेंट के भी टैक्सेस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है और उस कारण से हमारे यहाँ बाहर का जो कपास आता था वो हम लोग उनके कंपटीशन में कपास नहीं ले पाते हैं। जिस व्यवसाय की वजह से इस शहर को सिटी ऑफ वाइट गोल्ड के नाम से पहचाना जाता था, वहीं आज इस व्यवसाय से जुड़े लोग संघर्ष कर रहे हैं। बड़वानी जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से खेती यहाँ की आजीविका का मुख्य स्रोत है। इस समाज की कई ऐसी बातें हैं जो इन्हें सबसे अलग बनाती हैं। आदिवासी की जो संस्कृति है वो प्रकृति से मिलकर जो है उत्पन्न हुई है और आदिवासी संस्कृति में हर समय आदिवासी जो है प्रकृति के साथ में जुड़कर जो है अपने वार त्यौहार ये करते हैं। उसी के साथ में आदिवासियों की जो खासियत है, यहाँ पर जो सामूहिकता है और सामूहिकता को लेकर पूरे आदिवासी जिस प्रकार से खेती में काम करते हैं, तो एक ढास पद्धति है। तो ढास पद्धति के तहत जो है एक आदमी की खेती करने के लिए अगर 10 दिन लगते हैं तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही दिन में कर देते हैं। उसी प्रकार से एक आदमी जो है मकान बनाने के लिए 10-20 दिन या महीना भर लगा देता है, लेकिन जो है पूरे गांव के लोग सामूहिक रूप से एक ही दिन में जो है एक आदमी का मकान बना देते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक गतिविधियों में जैसे जो है लड़की की सगाई करना, शादी करना और कोई छोटे मोटे विवाद होना, तो ऐसे विवादों को निपटाना, शादी ब्याह करना, उसमें भी जो है पूरे समाज में सामूहिकता है। ये समाज की खासियत है। लगभग 60,000 से अधिक की आबादी वाले इस शहर में तमाम धर्म और जाति को मानने वाले लोग निवास करते हैं। यही बात इस शहर को खास बनाती है। करीब 18 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र की एक खास पहचान यहाँ पर स्थित बड़ी बिजासन माता मंदिर है। बिजासन नाम 2 शब्दों बीज और आसन से मिलकर बना है। बीज यानी जिससे जीवन की उत्पत्ति हो और सभी प्राणियों की उत्पत्ति माँ से होती है, अर्थात माता के आसन को बिजासन कहा जाता है। सेंधवा से करीब 15 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित यह देवी स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। यह भव्य मंदिर परिसर करीब 10 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला है। दक्षिण शैली में बने इस मंदिर परिसर में एक पहाड़ी पर शिव मंदिर भी है, जिसे पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह शहर में स्थित पातालेश्वर मंदिर सेंधवा की सबसे प्राचीन धरोहर है। परमार शासक शिव भक्त हुआ करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने शासनकाल में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। यह मंदिर काले पत्थरों से बने होते थे, जिसके गर्भगृह में शिवलिंग की स्थापना की जाती थी। विशेषकर यह मंदिर किसी जल स्रोत के किनारे होते थे। सेंधवा का यह मंदिर भी उस वक्त 12 महीने कलकल बहने वाले 2 जल स्रोतों के बीच स्थित है, जो वर्तमान में बरसाती नालों के रूप में रह गए हैं। यह मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना निर्माणाधीन है।
इस मंदिर के बाहर चारों ओर मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं। संभवतः ये विदेशी आक्रांताओं की खींच का परिणाम है। शहर के मौलाना आज़ाद मार्ग पर पहली मस्जिद का निर्माण किया गया, जो लगभग 100 वर्ष पुरानी बताई जाती है। पहली और पुरातन मस्जिद होने की वजह से इसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है। वहीं मोतीबाग क्षेत्र में एक ईदगाह बनी, जो लगभग 70 वर्ष पुरानी है। वहीं जोगवाड़ा रोड पर स्थित घोड़े शाह वली बाबा की मज़ार और ईदगाह बनी है, जो शहर की प्रमुख ईदगाहों में से एक है। सेंधवा चर्च, इसकी स्थापना सन 1963 में जर्मन फादर हेनरी के द्वारा की गई थी। सेंधवा कैथोलिक समुदाय द्वारा इस मिशनरी संस्था में सन 1970 में सिस्टर्स भी शामिल हुई। सेंधवा में गुरु सिंह सभा की नींव सन 1953 में रखी गई। शुरुआत में यह गुरुद्वारा कच्चे भवन में संचालित किया जाता था, जिसे सन 1990 में नया रूप दिया गया। नगर पालिका की स्थापना सन 1902 में हुई तथा शासन के सहयोग से लगभग 2 वर्ष पूर्व एक अत्याधुनिक और विशाल भवन का निर्माण कराया गया। इंदौर संभाग के नगर पालिका परिक्षेत्र में इस तरह का अत्याधुनिक पहला नगर पालिका परिषद भवन है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। नमस्कार, मेरा नाम अभय जोधपुरकर है और मैं आप सभी को प्रणाम कहना चाहता हूँ सेंधवा की भूमि से। सेंधवा ही ये भूमि है जहाँ पे मुझे सीखने का मौका मिला और आज हर बार जब मैं लोग पूछते हैं मुझसे तो मैं यही कहता हूँ कि सेंधवा एक बहुत खूबसूरत शहर है। सो इसीलिए बिग ग्रैटिट्यूड टू सेंधवा। और ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है सेंधवा के बारे में, आई एम रियली हैप्पी कि मुझे इसका हिस्सा होने का मौका मिला। सो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अंकित, यश और जानवी को, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री जो बना रहे हैं। और बस सभी को बहुत सारा प्यार सेंधवा वालों को मेरी तरफ से। सेंधवा मेरी यादों के कैनवस पर उकेरी गई एक जिंदा तस्वीर है। सेंधवा एक बहुत प्यारा शहर है। मैं सेंधवा में रहा हूँ, लंबे समय तक रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई सेंधवा में की है। मेरे मित्रों की टोलियाँ सेंधवा में हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं सेंधवा को लेकर तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो सेंधवा के इतिहास में भी घुसेंगे आप और सेंधवा के कई अनछुए पहलुओं को पाएंगे और आप अपने दर्शकों को शायद उससे वाकिफ करवा पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम यश। मैं जानवी और मैं अंकित। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने सेंधवा और उससे जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को आपसे रूबरू कराने की कोशिश की है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।